बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है माइटोसिस को और फेजेस ऑफ माइटोसिस को। फेजेस ऑफ माइटोसिस में आज हम प्रोफेज को डिस्कस करेंगे और जो बाकी के फेजेस होंगे उनको हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले माइटोसिस क्या होता है? स्टूडेंट, एक डिवाइडिंग सेल होता है। एक डिवाइडिंग सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट किस्म के चेंजेस से गुजरता है। डिफरेंट किस्म के चेंजेस न्यूक्लियस में अक्कर होते हैं। उन चेंजेस को क्या कहा जाता है? उन चेंजेस को माइटोसिस कहा जाता है। स्टूडेंट, 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। जर्मन बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था? वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या कहा था कि उसने नोट किया था, उसने ऑब्जर्व किया था कि एक जो डिवाइडिंग सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिफरेंट किस्म के चेंजेस अक्कर होते हैं। और उन्होंने, जो वाल्टर फ्लेमिंग था, उसने इन चेंजेस को क्या नाम दिया था? उसने इन चेंजेस को माइटोसिस का नाम दिया था। स्टूडेंट, जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन की ऐसी टाइप होती है जिसमें सेल डिवाइड होता है। स्टूडेंट, माइटोसिस सेल डिवीजन की ऐसी टाइप होती है जिसमें सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाता है। स्टूडेंट, सेल डिवाइड होके क्या बनाता है? दो डॉटर सेल्स बनाता है। अब वो जो दो डॉटर सेल बनाता है उनके क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं? स्टूडेंट, वो जो दो डॉटर सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वही मौजूद होते हैं जो कि पेरेंट में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे सेल में मौजूद होते हैं। जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम मौजूद होंगे उतने ही क्रोमोसोम जो आगे डिवाइड होके दो डॉटर सेल बने हैं उतने ही क्रोमोसोम आगे दोनों डॉटर सेल्स में मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि वाल्टर फ्लेमिंग का क्या कंट्रीब्यूशन था कि इन 1880 a German biologist Walter Fleming observed that in a dividing cell nucleus passes through a series of changes which he called mitosis. उसके बाद है, what do you mean by mitosis? Mitosis is a type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in parent cell. Occurrence of mitosis. स्टूडेंट, यूकारियोटिक सेल्स में सिर्फ और सिर्फ जो यूकारियोटिक सेल है उनमें माइटोसिस अक्कर होता है। कौन से सेल में माइटोसिस अक्कर होता है? यूकारियोटिक सेल्स में होता है। इसके अलावा अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक सेल्स होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन से सेल्स होते हैं जो माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं? स्टूडेंट, सोमैटिक सेल्स होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सोमैटिक सेल होते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं, यानी कि उनके सेल्स जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके आगे दो डॉटर सेल्स बनाते हैं। स्टूडेंट, प्रोकारियोटिक सेल जो होता है उसमें माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो सारे एक प्रोसेस से गुजरना होता है। तो वो कौन से प्रोसेस से गुजरते हैं? एक प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन वो माइटोसिस नहीं होता बल्कि माइटोसिस की तरह का एक प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को बाइनरी फिजन क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, प्रोकारियोटिक सेल जिस प्रोसेस से गुजरते हैं उनको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहा जाता है। स्टूडेंट, यूकारियोटिक सेल के बारे में हमने क्या कहा कि माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूकारियोटिक सेल्स में होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। इसके अलावा अगर प्रोकारियोटिक सेल्स की बात की जाए तो जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं वो भी एक प्रोसेस से गुजरते हैं। माइटोसिस की तरह का एक प्रोसेस होता है लेकिन माइटोसिस नहीं होता। अब वो माइटोसिस की तरह का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं। उसके बाद है फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के कितने फेजेस हैं? स्टूडेंट, जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और हाईली रेगुलेटेड होता है। इसके अलावा माइटोसिस में दो मेजर फेजेस आते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। स्टूडेंट, माइटोसिस के मेजर फेजेस कौन कौन से हैं? दो मेजर फेजेस हैं। स्टूडेंट, बाजू का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में जाके
कि वो माइटोसिस के फेजेस की बात आती है तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उठा के प्रोफेज, मेटाफेज, सिनोफेज और टीलोफेज लिख के आ जाते हैं। बल्कि ये बहुत बड़ी, बहुत ही एक मेजर मिस्टेक होती है पेपर में, जो आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आपसे माइटोसिस के फेजेस के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि देयर आर टू मेजर फेजेस ऑफ माइटोसिस। कौन कौन से? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इस डिवीजन को क्या कहते हैं? इस डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। जबकि साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस? स्टूडेंट, कैरियोकाइनेसिस का मैंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसको क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। स्टूडेंट, अब कैरियोकाइनेसिस के वापस आगे 4 फेजेस हैं। आपको समझ आई? माइटोसिस की कितने फेजेस थे? 2 मेजर फेजेस थे। कौन कौन से? साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। स्टूडेंट, अब हम कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस को हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस कितने फेजेस में डिवाइड हुआ है? कैरियोकाइनेसिस 4 फेजेस में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से फेजेस हैं? फेज नंबर 1 है प्रोफेज, फेज नंबर 2 है मेटाफेज, थर्ड फेज है एनाफेज और फोर्थ वन पे है टीलोफेज। तो आज जो हमने लेक्चर में डिस्कस करना है वो है प्रोफेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। स्टूडेंट, सोमैटिक सेल्स क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म की। सोमैटिक सेल जो होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, जबकि जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो गेमेट्स बनाते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या बनाते हैं? स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, जबकि जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? जर्म लाइन सेल गेमेट्स बनाते हैं। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं, जबकि जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो मियोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। जर्म लाइन सेल कौन से प्रोसेस से गुजरते हैं? मियोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। उसके बाद है प्रोफेज, ये हमारा फेज नंबर 1 है कैरियोकाइनेसिस का। स्टूडेंट, क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक फॉर्म होती है, एक जो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। थ्रेड लाइक मटेरियल, कैसा थ्रेड लाइक मटेरियल? लूज थ्रेड लाइक मटेरियल। कैसा मटेरियल? लूज थ्रेड लाइक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में होता है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा? न्यूक्लियस में होता है, जो कि थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है। उस जेनेटिक मटेरियल जो कि थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है और लूज, याद रखना वो जो थ्रेड लाइक फॉर्म होगी वो लूज होगी, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से के साथ बाइंड नहीं हुई होगी, बल्कि जो थ्रेड लाइक फॉर्म होगी वो लूज फॉर्म होगी। और ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ऐसी फॉर्म को हम क्रोमेटिन कहते हैं। यानी कि नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? स्टूडेंट, जब प्रोफेज होता है तो प्रोफेज के फेज के दौरान क्या होता है? जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होके एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। स्टूडेंट, ऑर्डर स्ट्रक्चर का कुछ पता है आपको? ऑर्डर मतलब तरतीब से, यानी कि एक तरतीब से ऑर्डर बनता है, यानी कि एक वो ऑर्डर बनता है जिसमें जो फंक्शन होंगे वो एक तरतीब से फंक्शन होंगे। तो at the onset of prophase, chromatin condenses into highly ordered structure called chromosomes. उसके बाद है डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन की बात की जाए तो जो जेनेटिक मटेरियल है, आप ऑलरेडी इंटरफेस में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो एस फेस होता है, सिंथेसिस फेस होता है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होता है, वो डुप्लीकेट हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन नहीं होगी, ऑलरेडी डुप्लीकेशन हो चुकी है। इसके अलावा अगर क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें प्रोफेज में, तो स्टूडेंट, हर जो क्रोमोसोम होता है 2 सिस्टर क्रोमेटाइड से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट, हर क्रोमोसोम प्रोफेज में कितने क्रोमेटाइड से मिलकर बना होता है? कितने सिस्टर क्रोमेटाइड से मिलकर बना होता है? हर क्रोमोसोम प्रोफेज में 2 सिस्टर क्रोमेटाइड से मिलकर बना होता है। और स्टूडेंट, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो क्रोमेटाइड होते हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमेटाइड जो होते हैं
सेंट्रोमेयर पे मौजूद होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। याद रखनी है कि क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटाइड से मिलकर बने हैं, जो कि कहाँ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सेंट्रोमेयर पे जुड़े हुए हैं। उसके बाद बात की जाए, अब देखते हैं इसके आगे क्या है स्टूडेंट। हर जो क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के पास काइनेट कोर भी प्रेजेंट होता है। हमने क्या कहा कि जो सिस्टर क्रोमेटाइड हैं वो सेंट्रोमेयर पे मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड हुए हुए हैं, ओके। लेकिन स्टूडेंट जो हर क्रोमोसोम है उसके पास भी काइनेट कोर मौजूद होता है, यानी कि काइनेट कोर प्रोटीन्स होती हैं स्टूडेंट। और ये काइनेट कोर प्रोटीन कहाँ मौजूद होती है, सेंट्रोमेयर पे मौजूद होती है स्टूडेंट। काइनेट कोर क्या होता है, काइनेट कोर क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। कहाँ होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं स्टूडेंट। जो काइनेट कोर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रियोल्स के फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट, दो सेंट्रियोल्स होते हैं, उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। और ये कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के करीब मौजूद होते हैं। हर सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट होता है और फिर क्या बन कहते हैं, दो डॉटर सेंट्रोसोम बनते हैं। दो स्टूडेंट सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है, हर जो सेंट्रियोल होता है, दो सेंट्रियोल की बात की जा रही है, दोनों के दोनों सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे और क्या बनेंगे, दो डॉटर सेंट्रोसोम बनेंगे। इसके नतीजे में जो दोनों सेंट्रोसोम बने हैं स्टूडेंट, कौन से दो डॉटर सेंट्रोसोम जो बने हैं वो सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। Student, each chromosome also has kinete core at the centrosome. What is kinete core? Kinete core is a complex protein structure that is a point where spindle fibers attach. Function of centriole. There are two centriole collectively called a centrosome close to nucleus. Each centriole duplicates and thus two daughter centrosomes are formed. Both centrosomes migrate to the opposite poles of the cell. स्टूडेंट स्पिंडल फाइबर्स, अब हमने बात की, क्या बात की कि लास्ट टाइम हमने क्या कहा कि जो दोनों सेंट्रोसोम हैं वो सेल की ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट पोल पे मूव कर गए हैं स्टूडेंट। अब आप देखेंगे कि सेंट्रोसोम ने क्या काम करना है आगे, सेंट्रोसोम सेल की ऑपोजिट साइड पे मूव कर गए हैं। अब सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है कि यहाँ पे सेंट्रोसोम क्या करेंगे, सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती हैं, उनके साथ ज्वाइन होते हैं स्टूडेंट। जो स्पिंडल जो सेंट्रोसोम होते हैं वो सेल की ऑपोजिट साइड पे मूव करने के बाद क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं उनके साथ ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होके वो क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं स्टूडेंट। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म में मौजूद जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं उनके साथ ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं स्टूडेंट। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल को क्या कहा जाता है, स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय माइटोटिक स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर का जो एक कंप्लीट सेट होता है, स्पिंडल फाइबर की कंप्लीट सेट को क्या कहा जाता है, माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है स्टूडेंट। इस टाइम पे जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो कंप्लीट स्पिंडल फाइबर का जो कंप्लीट सेट बन जाता है, इस टाइम पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सेंट्रल स्पेस में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, सेंट्रल स्पेस में आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है न्यूक्लियर इन्वेलप भी डिग्रेड हो गया और न्यूक्लियोलस भी डिग्रेड हो गया है, तो फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो सेंट्रल स्पेस में इन्वेट कर जाएंगे, यानी कि सेंट्रल स्पेस में आ जाएंगे। स्टूडेंट, हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस, हमने क्या बात की कि जो दूसरे सेल्स में होता है न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल मूव कर जाता है, लेकिन कौन से सेंट्रोसोम क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर हम हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस ने क्या करना होता है, प्रोफेज से पहले सेल के सेंटर में माइग्रेट करना होता है, सेल के सेंटर में जाना होता है उसने हर हालत में। ये जो सेल्स के प्लांट के सेल्स होते हैं इनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, इसी वजह से स्टूडेंट हमने क्या कहा था, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो सेंट्रियोल के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रियोल ऐसा पॉइंट होता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे तो सेंट्रियोल हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे कैसे, स्पिंडल फाइबर
ट्यूबिलिन प्रोटीन जो होती है स्टूडेंट उनकी एग्रीगेशन से बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस पे बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे स्टूडेंट? न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस से बनेंगे। और ये सारा जो प्रोसेस होगा स्पिंडल फाइबर के बनने का जो प्रोसेस होगा ये कहाँ होगा? कौन से फेज में होगा? प्रोफेज में होगा। In highly vacuolative plant cell, nucleus has to migrate to the center of the cell before prophase. The cells of the plant lack centrioles, so spindle fibers are formed by the aggregation of tubulin protein on the surface of nuclear envelope during prophase. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।